ओके, तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे हल्का फुल्का जो बेसिक से रिलेटेड एटम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी आनी चाहिए हमें। थोड़ा सा हल्का सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग के 2-4 दिन बेसिक क्लासेस होने वाली हैं, बाकी जैसे जैसे जो जो डिसाइड होगा मैं आपको लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सोच रहे हैं कि इसको स्टेट लेवल पर लेके जाया जाए। स्टेट हिमाचल प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं उन तक पहुंचाया जाए, +1 +2 के, और बहुत सारे टीचर भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइम तो लगता है थोड़ा सा, हमें पता है कि अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है इस चीज को, है ना। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एटम की बात करते हैं। देखो, जो डाल्टन था, सबसे पहले डाल्टन आया, उसने ये बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हल्का सा मतलब बेसिक चीजें थोड़ी सी बताऊंगा। डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, थोड़ा सा पागल भी था, और उसने क्या बोला कि जो भी चीजें हैं इस दुनिया में, जैसे मैंने मैटर के बारे में आप सबको बताया था, उसने बोला ये मैटर है वो किसी चीज से तो बना होगा। तो इसने बोला मैटर की छोटी से छोटी चीज जो कि फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती उसे हम बोलेंगे एटम। ठीक है, मैटर की कोई भी छोटी से छोटी चीज जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते उसे हम बोलेंगे एटम। तो हम क्या लिखेंगे इसको, स्मॉलेस्ट एटम क्या है ये, सॉरी, एटम की डेफिनेशन क्या बोली इसने, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी मैटर। मैंने लास्ट टाइम बताया था दुनिया की सारी चीजें किससे बनी है, मैटर से बनी है। तो दुनिया की सारी चीजें अगर मैटर से बनी है तो किससे बनी है, मैटर किससे बना है, बोला एटम से बना है मैटर। मतलब कोई भी मैटर, कोई भी चीज है, ये मार्कर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उसकी छोटी से छोटा पार्टिकल पार्ट जिससे वो बना है उसे बोल दिया गया एटम। एटम का मतलब क्या है, एटम ही क्यों बोला, क्योंकि एटम का दूसरी भाषा में जो मीनिंग होता है वो होता है, क्या होता है, इनडिविजिबल, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये बोला था डाल्टन ने कि भाई एटम किसी भी मैटर की छोटी से छोटी चीज जो फर्दर इनडिविजिबल हो सकता है। इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला है, क्यों बोला स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है, देखो इधर, ईंट, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, ईंट की बात करूं, तो जब हम घर डालते हैं तो उसकी छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो सकती है, ईंट हो सकती है ना। छोटी से छोटी एक ऐसी यूनिट जिससे जोड़ जोड़कर एक बड़ा घर बना है ना। वैसे ही कोई भी मैटर जिसकी छोटी से छोटा पार्टिकल जोड़ जोड़कर बड़ा मैटर बना है उसे क्या बोलेंगे, एटम। ठीक है, तो ये थी हल्की सी बात एटम की। एक तो डाल्टन ने ये बात बताई, दूसरी चीज जो डाल्टन ने बताई उसने ये बोला कि हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एटम होगा, हर एलिमेंट के लिए जो एटम होगा उसकी आइडेंटिटी यूनिक होगी। ठीक है, एटम ऑफ एवरी, ईच एंड every element have unique identity। मतलब ये कि हर एलिमेंट का, जो हर डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनका जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे। यहां से एक और लाइन भी बन जाती है, क्या बन जाती है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। ठीक है, ये हल्का सा हम एटम के बारे में जानेंगे क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल करना है आज, तो इसीलिए एटम के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये +1 वालों का है, ये +2 वालों का है, ये बेसिक है जो +2 में भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली हमें आदत होती है कि हमेशा से कि हम लोगों को बस मेन करना है, हमें बस क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद कुछ नहीं करना होता। मतलब उसके बाद हम डायरेक्ट पेपरों में बैठने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश की जाए अगर कि चीजों को समझा जाए तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये
हल्का सा एटम के बारे में था, ठीक है। अब हल्का सा मैं बताता हूं, देखो डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो स्टार्टिंग की बातें थी, वो बातें थी जब एटम अभी अभी जन्मा ही था, अभी अभी हमने उसको जानना शुरू ही किया था, पहचानना शुरू ही किया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एटम को अच्छे से डिस्कवर किया और कई चीजों के बारे में बताया, पूछा, ठीक है, देखा। और जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि +1 का सेकंड चैप्टर है, +1 वाले तब कर लेंगे। हल्का सा रिवीजन ही बता रहा हूं मैं, +2 वालों के लिए भी, सबके लिए, कि एटम जो है, उनको जो डाल्टन ने बोला एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में इतनी रिसर्चेस हुई कि बोला कि जो एटम होता है ना, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और एटम किससे बना होता है? एटम किससे बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एक एटम इन तीनों से बना होता है, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो एक एटम है वो इन तीनों से, तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम दिखता कैसा है मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर बोलते हैं कि मान लो अगर ये एटम है, ठीक है, तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज का, क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही दो पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी सी बातें। बोला एटम कैसा दिखता है? एटम ऐसा दिखता है, ठीक है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, थोड़ी सी ही जगह पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज से, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाकी जो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? बोला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के अराउंड पर्टिकुलर शेल्स होते हैं, उन शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, एनर्जी शेल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल्स, और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इन्हें, एनर्जी लेवल। एक्चुअली मुझे स्पून फीडिंग करवाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक की तरफ भी चीजें कर लेता हूं, कि जैसे हम कोई भी नया टॉपिक पढ़ने जाएं तो पहले बेसिक चीजें हमें रिवाइज होनी चाहिए। जो लोग मेरे पास पढ़े हैं उन लोगों को पता ही होगा, है ना, इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं एटम। एटम तीन चीजों से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सोच वाला। न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब न्यूक्लियस है यहां पर, बोला एटम कैसा दिखता है? बोला एटम जो है उसके अंदर तीन पार्टिकल होते हैं ये, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है जहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बोलने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन हम कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में, ठीक है। तो ये था कि एटम कैसा दिखता है, ठीक है, समझ में मेरी बातें? अब एटम पढ़ लिया हमने, ये तीनों पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया। कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे हम। फंडामेंटल पार्टिकल्स किनको बोलते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर आप ये बेसिक टर्म्स नहीं समझते तो समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना हमें पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आएगा। और पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये पूरी केमिस्ट्री की ही बोल सकते हैं माँ होती है, ठीक है। पूरी पूरी केमिस्ट्री की मम्मी जो है वो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। होती है या बोलो, या होता है बोलो, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं अगर आपको सीधी लैंग्वेज में बताना चाहूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही क्या कहलाता है उसका? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। अब बात कर रहे हैं ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। देखेंगे +1 वालों ने अगर पहले अगर हल्का फुल्का देखा हो, इस चीज को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें किस तरीके से अरेंज होते हैं हमें पता है। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम का। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का। एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? बेरिलियम का। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इसमें इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो मतलब हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, है ना, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। तो H में एटॉमिक नंबर कितने हैं? सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 1। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। ठीक है, मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये होमवर्क अच्छे से करेंगे तो आपका सारी +1 भी +2 भी अच्छे से जाएगी। जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता उनके लिए भी रिवीजन ही हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक नंबर जो पहले 30 पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनका इस तरीके से नाम लिखने हैं, 1 2 3 4, और इस तरफ नेम, इस तरफ सिंबल, और इस तरफ एटॉमिक नंबर, इस तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताएं जरा। ओके, तो एटॉमिक नंबर के बारे में हल्का सा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब हम करेंगे मास नंबर। पहले हमें ये तो पता चल जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे, अभी हमें पता लग गया प्रोटॉन्स कैसे लगते हैं। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने ये एटम बनाया था, ठीक है, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स में होते हैं, और जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होता है। तो याद रखना, प्रोटॉन या न्यूक्लियस कभी भी चलते फिरते नहीं है। चलते फिरते कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लो मेरे पास 2 एटम है, ए और एक बी। ठीक है, बी का एटम जो है ये है, उसकी में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो ये बी का एटम है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसे निकाल के इसको दे दिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल के इसने इसको दे दिए, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये यहां से गायब हो जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ए के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बी के ऊपर, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये हल्की सी बात थी। पहली बात हमने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है जब एक एटम से दूसरे एटम पे जाता है। ये बात सीखी हमने। दूसरी बात, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता करना हो, याद रखना, किसी भी न्यूट्रल एटम में जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आएंगे? फॉर एनी न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
कोई न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहीं से मैं पूछना चाहूंगा कि हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप अपने अपने फोन में वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कमेंट में लिखो। देखो +1 वाले यहां पर आए हैं और +2 वाले जो हैं रजिस्ट्रेशन तो बड़े बच्चों ने करवाई है, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंचा। हम सोच रहे हैं कुछ ना कंपटीशन ओरिएंटेड भी करवाया जाए, हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास हो और उसके लिए स्पेशल लोग आपको पढ़ाने आएंगे। पर वही बात है, जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा ही हम कर पाएंगे ना फिर। आप लोग अपने अपने फोन पे जूम भी कर सकते हैं ना, जूम करके भी देख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर देख लिया, उसके बाद हमने नंबर ऑफ बोला एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, कोई भी एटम अगर न्यूट्रल हो तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैं रैंडमली उठाता हूं यहां से हाइड्रोजन की बात, ये इसको मैं साफ कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग बताएंगे कितने होंगे। अच्छा मैं बता रहा हूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर ये Mg से रिप्रेजेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 12, है ना। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उतने ही। मैंने बोला अगर Mg के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 12, तो मतलब 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं Mg2 पॉजिटिव पे, Mg2 पॉजिटिव पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये बताएंगे पहले। Mg2 पॉजिटिव के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जितना Mg के एटॉमिक नंबर है ना, और वो कितना है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, T से रिप्रेजेंट करूं प्रोटॉन को, प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन अभी भी 12 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, समझना मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तब होते हैं जब कोई एटम न्यूट्रल हो, ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे कितना कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाता है तो जहां से जाता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब Mg के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन तो 12 थे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 12, जब वो न्यूट्रल था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले गया उससे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, और क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 12 में से 2 माइनस कर देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं फिर से बता रहा हूं कि पॉजिटिव का मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए। ठीक है, तो न्यूट्रल होता तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिए हैं, तो 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब आप लोग मैग्नीशियम के लिए मैंने लिख दिया, अब आप लोग कैल्शियम, मैं एटॉमिक नंबर बताता जाता हूं आपको। इसका एटॉमिक नंबर Ca, इसका एटॉमिक नंबर जो है
वो है 20। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने क्या निकाला, एक और दे रहा हूं, एक तो कैल्शियम, दूसरा Ca2 पॉजिटिव दे रहा हूं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली कैल्शियम है, चाहे पॉजिटिव हो ना हो, एटॉमिक नंबर तो 20 ही है ना। ठीक है, आपने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। करिए जरा इसको, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। निक्षय दिमाग बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। लवी जो है ये भी केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना आप बेसिक्स के साथ जुड़े रहोगे ना, जितनी आपकी रूट्स पक्की होंगी, उतना पक्का पेड़ होगा आपका। ठीक है, मतलब अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल अच्छे से आती हैं तो आप बड़े बड़े चैप्टर्स बड़े ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन होती है तो बड़े बड़े चैप्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। कैल्शियम के लिए आप सबको पता लग गया होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं एक बार जिसको नहीं समझ आ रहा हो अगर, कि एटॉमिक नंबर 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20, अगर न्यूट्रल है तो, लेकिन इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, 20 माइनस 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास Ca2 नेगेटिव है, Ca2 नेगेटिव है, तो Ca2 नेगेटिव है तो Ca2 नेगेटिव एटॉमिक नंबर 20 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, अगर कोई चार्ज ना होता तो 20 ही होते, लेकिन क्योंकि 2 नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, अपने शेल में ऐड करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, मतलब 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, एक तो ये चीज है। तो इस तरीके से मैंने आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दिया। एटॉमिक नंबर तो हमें चलो याद करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि पहले 30 एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, पहले 30 एटॉमिक नंबर्स और एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, आगे उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ये 20 हो गए। 10 अगले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये 30 आपको याद होने चाहिए इनके। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये जल्दी से आ जाता है, अगर आपने 9th 10th में भी पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। देखो इसके डिटेल में कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको पहले डायरेक्ट ही करना, निकालेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा ये इसको रहने दो, अभी ये ऊपर वाले मन लिखो, 1s2s2p 3s 3p 3d 4s 4p
4D, ये आपको याद करना है। ठीक है, यहां पर एक आइडिया बता देता हूं मैं, ये जो n है, ये n, ये इसको बोलते हैं n, और ये जो दूसरे नंबर पे होते हैं ये होते हैं l। ये जो n है इसे बोलते हैं शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स या एनर्जी लेवल्स। ये जो 1 होता है, ये 2 होता है, जो पहला पहला डिजिट होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो मैंने बताया था ना, एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स, उनको रिप्रेजेंट करता है कि किस एटम में कितने एनर्जी शेल्स हैं। तो ये मेरे पास n इज नंबर ऑफ शेल्स इन एटम, एटम में कितने नंबर ऑफ शेल हैं। l किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सब शेल्स इन एटम, नंबर ऑफ सब शेल इन एटम। तो देखो ये कैसे बनी, अभी आपको लग जाएगा पता। देखो इधर मैं बता रहा हूं शेल, ठीक है, अगर मेरे पास शेल एक है तो इसमें सब शेल भी एक ही होगा, दैट इज एस। ठीक है, तो सब शेल होते हैं मेरे पास अभी तक जो पूरे पीरियोडिक टेबल में वो 4 ही बताए हैं। कौन से? एस, पी, डी, एफ। ठीक है, आगे फ्यूचर में जी भी आ सकता है। ठीक है, समझना, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सब शेल है। इसको ध्यान से सुनेंगे, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उसके अंदर उतने ही सब शेल होते हैं। अगर शेल का नंबर 1 है तो इसमें एक सब शेल, शेल का नंबर 2 है तो इसमें 2 सब शेल। कौन से? एस और पी। शेल का नंबर 3 है तो इसमें 3 सब शेल, दैट इज एस, पी, डी। शेल का नंबर 4 है तो इसमें कितने सब शेल? 4 सब शेल, दैट इज एस, पी, डी, एफ। 5 में शेल का नंबर 5 है तो हम लिखेंगे एस, पी, डी, एफ, जी। ठीक है, तो ये n है, ये l है, ये शेल्स हैं, शेल्स, ये सब शेल्स हैं। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार कि मैं बोल रहा हूं कि इसमें ये जो फर्स्ट डिजिट है ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड डिजिट है वो सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहला शेल 1, 1 है ना, 1, तो 1 के अंदर कितना सब शेल? एक। दूसरा शेल 2, मतलब इसके अंदर 2 सब शेल आएंगे, देखो 1, 2। तीसरा शेल तो इसके अंदर 3 सब शेल आएंगे, देखो एस, पी, डी, जो मैंने यहां बताया है ना। अब चौथा शेल है तो इसमें 4 सब शेल आएंगे, चौथा शेल उसमें 4 सब शेल, दैट इज एस, पी, डी, और उसके बाद 4F भी आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको इस तरीके से याद रखना पड़ता है। याद रखना ये भी कि एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। सब शेल है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये याद रखने वाली चीजें हैं, इनको अच्छे से नोटिस कर लो। ठीक है, तो ये एस मैंने आपको फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। इसमें जो पहला डिजिट है वह शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला शेल मतलब ये सारा ही दूसरा शेल है, तभी इसके आगे 2 लगा है। ये सारा ही तीसरा शेल है, तभी सबके आगे 3 लगा है। ये सारा ही चौथा शेल है, सबके आगे 4 लगा है। ठीक है, और बाकी पीछे सब शेल है। पहले शेल में एक ही सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल। देखो इतना तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, है ना।
एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 6 भरे जाएंगे, डी में 10 भरे जाएंगे। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मान लो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है, तो इसमें चाहिए क्या होता है, इसमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर हाइड्रोजन। तो मुझे पता है, क्या पता है मेरे को कि एस, सॉरी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेरे पास वो ऑर्डर एज इट इज याद रखना जो मैंने पहले लिखवाया। कौन सा होता है, 1s 2s 2p, उसके बाद 3 में 3 होंगे। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, लेकिन इसके पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो पहले में भर दिया जाएगा, बाकी को गायब कर दो। इतनी सी बात है। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से मैं आपको रैंडम देता हूं, मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे, पता है सेम ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो याद रखनी है हमें, क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ठीक है, तो 11 भरने हैं, भरो। इसमें मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, तो पहले भर दो 2। अब कितने बचे, 9 बचे। इसमें मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 2, भर दो। पी में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6। अब देखो 2 4 6, टोटल कितने हो गए, 10। अब कितने बचे, एक बचा ना, लो जी, एस के ऊपर 1 लिख दो, बाकी गायब कर दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भर दो, बस बाकी गायब कर दो। अब आप लोग निकालेंगे। अच्छा, यहां पर एक और चीज बता रहा हूं, मान लो मेरे पास है Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालनी है, ये इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, हम याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताएंगे, इस Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे, जतिन राणा जी बताइए कितने होंगे। ओके, 10 होंगे, यस एग्जैक्टली, क्योंकि बोला Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मैंने बोला और कोई मूव नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, किसी को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या है फिर 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, 10 भरे जाएंगे, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, हो गए 10 पूरे, 10 पूरे हो गए, लो जी, बस यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, सोडियम हो गया, इसी तरीके से और कुछ ले लो, बेरिलियम ले लो, अच्छा बोरोन ले लो, बोरोन,
बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 5। बताएंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अपने अपने घर पे, अपने अपने घर पे लिखिए कॉपी पे अपनी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो ये होगा 1s2 2s2 2p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहां पर कुछ एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन कैसा होता है वो आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास है कैल्शियम, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सारे अपनी अपनी कॉपी में। कैसी लिखी होगी? अच्छा आप मुझे ये बताना आपने कौन सी वाली लिखी है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं ए वाली लिखता हूं मैं, फिर लिखूंगा बी वाली, ठीक है? दोनों में से एक ठीक है एक गलत है। मैं लिख रहा हूं कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 20, ठीक है? तो एक लिख रहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3, कितने हो गए? 2 4 6 10, 12 6 18, 18 3d2। एक ये लिख रहा हूं, दूसरी लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपने कौन सी लिखी है, ए वाली या बी वाली? बताएंगे, सभी बताएंगे। आपने कौन सी वाली लिखी? धारे ने बी वाली लिखी है ना? पर बी वाली तो मैं, बी वाली कैसे आएगी? मतलब 3D पहले नहीं भरा जाता? देखो यहाँ पीछे अगर देखियो 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4 आएगा। हाँ ए भी लिखी है कईयों ने, है ना? बात यह है कि ये एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है समझना इस चीज को, कि मेरे पास आता है 1s, वेट मैं ऊपर साफ करता हूं फिर बताता हूं। मतलब अगर +2 वालों ने आंसर गलत दिया हो, इसका मतलब आप लोग मेरे पास नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है? और अगर ठीक आंसर दिया मतलब आप लोग मेरे पास पढ़े हुए हो। तो मैं बात कर रहा हूं, मैंने पढ़ा वहां पहले क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना? इस तरीके से 4s 4p 4d, ठीक है? जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं, इसके पीछे का रीजन भी बता दिया जाता है। देखो यहां तक तो कहानी सेम रहती है, लेकिन पी के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 4s में भरे जाते हैं। 4s को पहले लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब इनको भरने के रूल्स बताए थे तो बोला गया था कि भाई जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले भरा जाएगा, ठीक है? तो एक साइंटिस्ट ने एनर्जी
देखने का तरीका बताया था कि आप जिसको N+L रूल भी बोलते हैं, बोहर-बरी रूल बोलते हैं, अगर +2 वाले हो, बोहर-बरी रूल, N+L रूल भी बोलते हैं, वो समझाऊंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि 4s की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है 3d से। ये याद रखना, स्टार डालो, एक्सेप्शन लिख लो। 4s की देखो, एनर्जी कम जिसकी उसको पहले भरना है। 3d की एनर्जी कम लग रही है, लेकिन जब निकाल के देखी तो 4s की एनर्जी, वेट, 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की कम है, 3d की ज्यादा है। जिसकी ज्यादा वो बाद में लिखा जाएगा, जिसकी कम वो पहले लिखा जाएगा। हम सोच रहे थे 3d की कम है, लेकिन पता चला कि 4s की कम है 3d से भी। ठीक है, वो कैसे लगता है पता, वो बोहर-बरी रूल आता है, N+L रूल आता है, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा क्लेस ठीक होना चाहिए। 3d से पहले 4s आएगा, अब बताओ कौन सा ठीक होना चाहिए, ए वाला या बी वाला। पहले 3d से पहले 4s आना चाहिए। अब बताओ कौन सा ठीक होगा। एग्जैक्टली बी वाला ठीक होगा। ठीक है, पहला गलत होगा। मैंने पहले बताया कि होना पहला ही ठीक चाहिए, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है, रूल्स है इसके, कि जिसके एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो जब हमने देखा कि एनर्जी कम किसकी है, यहां तक तो ऐसे ही चला हुआ था, लेकिन पता चला कि 4s की एनर्जी कम होती है 3d से। इसको स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 4s की एनर्जी कम होती है 3d से। ठीक है, 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, इस वजह से 4s को पहले लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे हम टाइटेनियम की, Ti। इसका जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है वो है 22। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे आप सभी। समझ में आया मैंने क्या बताया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए, 2 4 6, कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, इसमें तो 22 है। अब 4s2, मैंने बोला डी से 3d से पहले 4s लिखना है, उसके बाद 3d लिखना है। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, 2 4, यहां पर कितने हो गए 20 हो गए होंगे, देख लो 20 हो गए होंगे, 20 हो गए। अब बच्चे के 2 इलेक्ट्रॉन तो वो 3d में भर देंगे, 3d2। ये चीज याद रखना। ठीक है, 4s पहले भरा जाएगा और उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाएंगे। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 23 होता तो d3 लिखते। ये वाली बात क्लियर हुई सबको। तो इसीलिए आप सबका जो होमवर्क है वो ये है, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के लानी है आपने कल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है हमने कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक।
ठीक है, और उस सामने सिंबल ऐसे लिखना है, लिखना हमने एलिमेंट का नेम, दैट इज जैसे पहला हाइड्रोजन है, इसका सिंबल जैसे कि H है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम, तो यहां पर H ही लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, अगर न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आने पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आने पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आपने लिखनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो होमवर्क है आपका 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं उनका नाम आपने इस तरीके से एक पेज पे लिखना है और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री की हवा है ये कभी गर्म होगी तो कभी नरम होगी, है ना। सुना होगा आपने गाना, वो सुना होगा ना, ओ बेटा जी, है ना। केमिस्ट्री की हवा कभी नरम कभी गर्म, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। तो आप लोगों की जो, आपको अगर केमिस्ट्री की हवा गर्म लग रही है तो उसको नरम हम कर देंगे, ठीक है, उसका जिम्मा हमारा है। तो आप लोग जुड़े रहिए और औरों को भी बताइए आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस हफ्ते मैं पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट हफ्ते से काफी चीजें बदलने वाली हैं, काफी टीचर्स और भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए कुछ और भी फैसिलिटीज लाने का इंतजाम हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि पेशेंस रखें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड बचाव रखें कोरोना से, मास्क पहन के रखें, ठीक है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और वैक्सीनेशन लगवाएं जाकर। थैंक यू वेरी मच।